हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में अशोक सम्राट की पूरी निचोड़ आप लोगों को मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को देखें और ग्रहण करें, हो सके तो नोट भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स यह टॉपिक बिहार बोर्ड NCERT पैटर्न पर आधारित है। आज का टॉपिक है अशोक सम्राट। क्या? अशोक सम्राट। यह 12वीं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अशोक सम्राट का पूरी निचोड़ आपको मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के। देखिए, अशोक सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व मानी जाती है। इनका पत्नी का नाम महारानी देवी है। इनका बच्चे का नाम महेंद्र, संघमित्रा, कुणाल, चारुमती, तिवाला, जलूका, ये इनके बच्चे हैं। ठीक है। अशोक सम्राट के धर्म यह बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इनका मृत्यु 239 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि 62 साल के थे उस समय अशोक सम्राट। ठीक है, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अशोक सम्राट जो है मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। किनका पुत्र था अशोक सम्राट? बिंदुसार का। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी। शुभद्रांगी जो चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। शुभद्रांगी जो है किसकी कन्या थी? ब्राह्मण की कन्या। कहाँ की? चंपा के। ठीक है। अशोक के 3 नामों का प्रयोग हुआ है। अशोक के कितने नामों का प्रयोग हुआ है? 3 नामों का। ठीक है ना। देखिए, अशोक, देव, न प्रियदर्शी और राजा। ठीक है ना। ये तीनों नामों का प्रयोग हुआ है। किनके? अशोक के। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, अशोक का नाम मात्र मास्की के लघुशिला लेख प्रथम में मिलता है। कहाँ के? मास्की के लघुशिला लेख प्रथम में मिलता है। राज अभिषेक से पहले अशोक उज्जैन के राजपाल थे। कहाँ के राजपाल थे? उज्जैन के। कौन थे? अशोक। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छाओं के विरोध, किसके विरोध? बिंदुसार के इच्छाओं के विरोध मगध की शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का राज सिंहासन प्राप्त किया था। अशोक ने कितने भाइयों का हत्या किया? 99 भाई के। ठीक है। और कहाँ के राज सिंहासन को प्राप्त किया था? मगध का। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, महाबोधि वंश तथा तारानाथ के वर्णन से ज्ञात होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाइयों का वध करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। चूँकि गृह युद्ध 4 वर्षों तक चला था। ठीक है। देखिए, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव का, कि अशोक ने राज सिंहासन को जो प्राप्त किया था कितने भाइयों का हत्या करके? तो 99। कितना? 99। ठीक है, याद रखिएगा ये आप लोग। और यह युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता था? गृह युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाया?
गृह युद्ध। तो अशोक द्वारा गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्ष? 4 वर्षों तक। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसीलिए अशोक का वास्तविक राजाभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि सत्ता उसने 273 ईसा पूर्व में ही कब्जा कर लिया था। ये पॉइंट तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। राजाभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल थे। कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के। ठीक है ना, नोट रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन सा वर्ष? 8वें वर्ष, अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध पर आक्रमण किया। कौन सा वर्ष राज्याभिषेक के बाद? 8वें वर्ष। ठीक है, कहाँ पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम दिया गया है नवीन अकादमी BSEB। ठीक है, आप लोग जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो लेकर के आऊँ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए और भी आगे इससे बढ़िया वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखिए, कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। किसको विचलित किया? अशोक को। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने शास्त्र त्याग की घोषणा कर दी। तत्पश्चात उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पूर्व वह ब्राह्मण मतानुयायी था। ठीक है ना। इन्होंने जब देखा कलिंग युद्ध में कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति मारे जा रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, रक्तचाप हो रहे हैं, तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा, जिसके चलते उन्होंने शस्त्र को अर्थात शास्त्र को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे भी पहले जो है वह ब्राह्मण मतानुयायी ही था। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अशोक के बड़े भाई के पुत्र निग्रोध। अशोक के बड़े भाई का पुत्र का नाम क्या था? निग्रोध। जब इनका प्रवचन अशोक ने सुना तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा आपका कि किनका प्रवचन सुन के अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो निग्रोध का। याद रखिएगा, निग्रोध कौन था? बड़ा भाई का पुत्र था। किनका बड़ा भाई? अशोक का बड़ा भाई का पुत्र था। कौन? निग्रोध। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अशोक प्रथम शासक था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से राजा को संबोधित किया था। अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को कौन संबोधित किया था? अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को किसने संबोधित किया? अशोक ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रेरणा उसने ईरानी शासक द्वारा प्रथम से लिया था। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की थी? सर्वप्रथम बोध गया की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष, शासनकाल के कौन से वर्ष? 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। लुम्बिनी को क्या मुक्त किया? कर मुक्त। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा जाता है। किनके अभिलेख में? अशोक के अभिलेख में। ठीक है ना। चलिए क्या कहा जाता है? धम्म। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अशोक के समस्त शिलालेख
लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्रह्मानी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया? तो जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने, कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन अशोक सम्राट का नाम गुर्जरा, मास्की, नासिक व जूनागढ़ अभिलेखों में अंकित है। कहाँ कहाँ? गुर्जरा, मास्की, नासिक व जूनागढ़ में। ठीक है ना? तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अशोक का धम्म नीति शास्त्र संबंधित एक संकेत है। अशोक का धम्म जो है यह किससे संबंधित संकेत है? तो नीति शास्त्र से। किससे संबंधित? नीति शास्त्र से। तो फ्रेंड्स, हमारा YouTube चैनल जाइए सब्सक्राइब कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइज कोचिंग सेंटर गंगेली। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला लघु शिलालेख, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सहस्राम, बैराट, सिद्धपुर, जतिंग आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है लघु शिला अभिलेख। कहाँ कहाँ से? सहस्राम, बैराट, सिद्धपुर, जतिंग आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है क्या? लघु शिला अभिलेख। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला है बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख यह बैराट राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बैराट। बैराट कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, देखिए, अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण करता है क्या? बाबरू शिलालेख। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है 14 शिलालेख। 14 शिलालेख के बारे में बताया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, प्रमुख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं: शाहबाज गढ़ी, मनसेहरा, जूनागढ़, कालसी, शोपाड़ा, धौली, जोगदा, इरागुड़ी। ठीक है, कहाँ से? शाहबाज गढ़ी, मनसेहरा, जूनागढ़, कालसी, शोपाड़ा, धौली, जोगदा, इरागुड़ी। ठीक है ना? यहाँ से जो है 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कलिंग शिलालेख धौली व जोगदा नामक स्थान से कलिंग शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? धौली व जोगदा नामक स्थान से कलिंग शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, तराई स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित रुम्मीनदेई तथा निगलीवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है तराई स्तंभ लेख। कहाँ से? नेपाल की तराई में स्थित रुम्मीनदेई तथा निगलीवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है हमें क्या? तराई स्तंभ
लेक। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए स्तंभ लेख, स्तंभ लेख संख्या में 7 हैं। स्तंभ लेख संख्या में कितने हैं? 7 हैं, जो टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि स्तंभ लेख कितने हैं, तो 7 हैं, लगा देंगे हम लोग फटाफट। ठीक है ना। और स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़, जो भी नाम होंगे वहाँ पे ऑप्शन के आधार पे हम लोग लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ व प्रयाग में प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं? सांची, सारनाथ व प्रयाग में क्या प्राप्त हुए हैं? लघु स्तंभ लेख। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए गुफा लेख, कौन सा लेख? गुफा लेख। गुफा लेख संख्या में 3 है। देखिएगा, इसको याद रखिएगा, गुफा लेख संख्या में कितनी है? 3 है। अभी हम आप लोगों को तुरंत बताए थे क्या कि स्तंभ लेख संख्या में कितनी है, तो 7 हैं। स्तंभ लेख कितने हैं संख्या में? 7। और हमारा गुफा लेख संख्या में कितने हैं, तो 3 है। ठीक है, गुफा लेख संख्या में 3 है, जो बिहार की बाराबर की गुफाओं में हैं। कहाँ की गुफाओं में? बिहार की बराबर की गुफाओं में हैं। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी है भाई? कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अशोक के मृत्यु के पश्चात उसके किसी भी उत्तराधिकारी के उसके समान न होने के कारण शीघ्र ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन अर्थात मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य काल समाप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला पेज में पढ़ेंगे इसके बारे में और। चलिए देखिए, अधिकांश विद्वान कुणाल को अशोक का उत्तराधिकारी मानते हैं। किसको मानते हैं? कुणाल को। किसको? कुणाल को। ठीक है, कुणाल 8 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 8 वर्षों तक शासन किया। सिंहासन पर बैठने से पहले वह गंधार के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गंधार के शासक। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और आगे भी देखने को मिलेगा ये सब पॉइंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कुणाल के पश्चात दशरथ शासक बना। कौन बना? कुणाल के बाद कौन बना? कुणाल के बाद दशरथ बना। ठीक है, दशरथ ने भी 8 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 8 वर्षों तक। दशरथ के पश्चात संप्रति शालीशुक, देववर्मन व शतधनुष शासन किए। ठीक है, तो चलिए चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, उनके पश्चात वृद्रथ शासक बना। किसके पश्चात? किसके पश्चात? अभी भूल गए, अभी बताए थे तुरंत। दशरथ के पश्चात संप्रति शासी शुक्ल, देववर्मन व शतधनुष शासन हुए। उसके बाद यानी उनके पश्चात वृद्रथ शासक बना, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ऐसा ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो हम लोग लगाएंगे वृद्रथ। ठीक है, वृद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर 184 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी और राज सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। कौन किया था? वृहदत्र की हत्या कौन किया था? तो याद रखेंगे, उसके सेनापति ने। सेनापति का क्या नाम था? पुष्यमित्र शंगु। ठीक है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए अब आगे प्रश्न आया, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
क्या कार्य किए। देखिए, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तन मन धन से कार्य किया। ठीक है। अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों लुम्बिनी, कपिलावस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रीवास्ती की यात्रा की। कहाँ कहाँ की यात्रा की? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा श्रावस्ती की यात्रा की। जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, पालन स्वयं अशोक ने भी उसका किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं पर खुदवाया। उसने अनेक सपूत बनवाए। उसने बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता दिया। बौद्ध धर्म के आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में तीसरी संगति का आयोजन भी किया। कौन सा संगति का आयोजन किया? तीसरी संगति का आयोजन भी किया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों में तथा साथ साथ विदेशों में भी भेजा। लंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। देखिए, यहाँ पे और ज़्यादा 2-3 ठो ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। देखिए आप लोग, अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? लिखेंगे हम लोग अपने पुत्र और पुत्री को। ठीक है। तो अशोक का जो पुत्र श्रीलंका गए थे प्रचार के लिए, उनका क्या नाम था? महेंद्र। और पुत्री का क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म को कौन सा धर्म बना दिया भाई? विश्व धर्म बना दिया। कौन सा धर्म बनाया? विश्व धर्म। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? जो कलिंग युद्ध हुआ था उससे जो है अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। कलिंग युद्ध की परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। क्या हो गया? अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज में उसको पढ़ते हैं और आप लोगों से अनुरोध है आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए पहला पॉइंट है, कलिंग युद्ध में हुए रक्तचाप को देखकर अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष करने का निश्चय किया। जब अशोक कलिंग पर आक्रमण किए थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रक्तचाप हुआ। उन्हें देख करके उन्होंने सोचा कि युद्ध घोष के स्थान पर क्यों ना धर्म घोष का स्थान कर दिया जाए, यह निश्चय किया। तो चलिए अगला पॉइंट है, इस युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कौन सा युद्ध के बाद अशोक अहिंसा का पुजारी बन गया था? तो हम लोग लगाएंगे आंसर में कलिंग युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। किसका पुजारी बन गया? अहिंसा का पुजारी बन गया। युद्ध के साथ साथ उन्होंने मांस खाना तथा शिकार खेलना भी बंद कर दिया। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कौन सा युद्ध के बाद अशोक ने मांस खाना तथा शिकार खेलना बंद कर दिया? तो हम लोग लिखेंगे कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। ठीक है। तो चलिए भाइयों आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसे राज धर्म घोषित करके इसके प्रचार प्रसार के कार्य में जुट गया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट है, इसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, दान, परोपकार आदि का रास्ता अपनाया।
नंबर 6, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेखों का महत्व बतलाइए। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितना भाई? 40 से अभिलेख। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 1 में है, अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? सीमांत क्षेत्र में है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमा को निश्चित करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख कौन सा क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हम लोग लगाएंगे कौन सा क्षेत्र? सीमांत क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, उसके अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। क्या था? बौद्ध धर्मावलंबी। देखिए पॉइंट नंबर 3 है, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, वर्मा और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। किसके साथ? मिस्र, सीरिया, वर्मा और श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, घनिष्ठ संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए नंबर 4 पॉइंट है कि अशोक के अभिलेखों से मौर्य कालीन का ज्ञान होता है। अशोक के अभिलेखों से कौन सा काल का ज्ञान होता है? मौर्य कालीन कला का ज्ञान होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 4 ठो। बस ये लास्ट पेज है हमारा इस टॉपिक का, और मैं आपको गारंटी दे करके कहता हूँ ये टॉपिक से 12th के एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टच होगा। ठीक है, और यह अशोक साम्राज्य के लगभग पूरी निचोड़ आपको दे दिया गया है जो आपके 12th की एग्ज़ाम की दृष्टि से है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में परोपनिषदी को क्या कहते हैं? तो काबुल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? काबुल। तो चलिए अगला है, मौर्य काल में आर्या को क्या कहते हैं? हेरात। क्या कहते हैं? हेरात। मौर्य काल में अरखोशिया को क्या कहते हैं? कंदहार। मौर्य काल में गदरोशिया को क्या कहते हैं? बालूचिस्तान। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा लास्ट पेज था। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइजेज कोचिंग सेंटर, जो कि गंगेली में है और प्रखंड अमोर, जिला पूर्णिया। हमारा आज का टॉपिक जो था अशोक सम्राट, लगभग 12th के छात्रों को पूरी निचोड़ इसका मिल गया है। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग चाहे तो इस पर मैसेज करके हमें बोल सकते हैं। जो भी टॉपिक के बारे में बोलेंगे मैं वह टॉपिक को 100% ला दूंगा यूट्यूब चैनल पर। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी अच्छी वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। हमारा नाम नवीन कुमार है। चलिए मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।